सर ये कि जो ट्रिगर कैसे बात काम के लिए आते हैं? बात हो रही थी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की। डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस हो, ये हमेशा हाई टू लो होती है, हाई टू लो कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन जो है पानी में हाई है, बॉडी में कम है, इसलिए हाई टू लो जाती है, यानी बॉडी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के सेल्स में तैयार होती है, वो यहाँ पर हाई है, वो वाटर में आ जाती है, हाई टू लो। ठीक है या नहीं? सर अगर तो फिर आपने चैप्टर ऑक्सीजन क्या होता है? अगर आपने चैप्टर 11 पढ़ लिया है, तो पढ़ लिया आपसे मैं सर। पूछता हूँ कि वो कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा कारखाना है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होती है? कोका कोला की भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अबे हर भाई सेल में कोका ये कोला। जितने भी एक्टोडर्म है या एंडोडर्म है, इनके जो सेल है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, इससे कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रही है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर बाहर आ जाती है, ज्यादा अंदर हो जाती है तो बाहर आ जाती है। असल में जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, उसमें दो फर्क है। आपने एक बताया कि एक मेम्ब्रेन का फर्क है, दूसरा नहीं बताया। दूसरा ये है कि हम देखते हैं कि वो चीज सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, सॉल्यूट ओके। है या सॉल्वेंट है। सॉल्यूट का मतलब होता है वो चीजें जो सॉलिड होती हैं, सॉलिड। जो सॉलिड या गैस होती हैं वो सॉल्यूट होते हैं, जो लिक्विड होती हैं वो सॉल्वेंट होती है। जो सॉलिड या गैस होती है वो सॉल्यूट होती हैं, जो लिक्विड होती हैं वो गैस होती हैं। अब ये देखना है, चाहे मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन है या नहीं है, जाने वाली चीज सॉल्यूट है, तो प्रोसेस डिफ्यूजन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस सर है, ये जा रही है चाहे मेम्ब्रेन है या नहीं, प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन होगा, प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन होगा। सर अगर सॉल्वेंट जाए और मेम्ब्रेन ना हो फिर डिफ्यूजन होगा या तब भी ऑस्मोसिस? डिफ्यूजन होगा। सॉल्वेंट सही है। जाए और मेम्ब्रेन ना हो, इसलिए कि दोनों चीजें होनी चाहिए। ये दोनों चीजों की शर्त है। पहली शर्त कि वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, दूसरी शर्त मेम्ब्रेन है या नहीं है। ठीक है सर। सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर ऑस्मोसिस ओनली पार्टिकल नहीं, सॉल्वेंट आर कैन गो थ्रू डिफ्यूजन एज वेल। डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है? मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन नहीं। ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि कौन सा प्रोसेस होता है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस या रेस्पिरेशन होता है। ऑर्गन तो कोई नहीं होता। अब आपको पता है कि जब रीजन पूछेंगे एग्जाम में, आपको पता है इस चैप्टर से सबसे ज्यादा रीजन आएंगे, इस चैप्टर से जो हम पढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा एग्जाम में रीजन आएंगे। और रीजन यही पूछेंगे कि जब इसमें ऑर्गन नहीं है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा? एक प्रोसेस के जरिए जिसका नाम डिफ्यूजन है। ये आपको पता होनी चाहिए, इतनी सी बात। असल में जो रीजन होते हैं ना, कोई लंबे चौड़े रीजन नहीं होते, देखो रॉकेट साइंस की तरह आपने कुछ पता नहीं, कुछ कहानी लिखनी होती है, ऐसा नहीं सर होता। आपने बोला था रीजन 60 वर्ड्स का होना चाहिए, तो 60 वर्ड्स लाजमी है, इससे कम हो सकते हैं? ज्यादा तो नहीं हो सकते, कम का पूछ रहा हूँ। भाई कम डिपेंड करता है कि उस रीजन में, देखें मैं आपको नोट्स दूंगा जो मैंने रीजन बनाए हुए हैं, उसमें सब 60 वर्ड्स के रीजन्स हैं। उसमें ठीक 60 है वर्ड ठीक आते कैसे हैं, उनको लाना पड़ता है, आते नहीं है, तो लाना पड़ता है है। जबरदस्ती। ठीक है। जब कॉलेज खुल जाएंगे, क्या पूछ रहे हैं? सर जी अगर सॉल्यूट जाएगा और मेम्ब्रेन होगा तो ऑस्मोसिस तो डिफ्यूजन होगा। अगर मेम्ब्रेन है नहीं है, सॉल्यूट जाएगा तो फिर डिफ्यूजन होगा। ठीक है या नहीं? डिफ्यूजन के प्रोसेस होने के लिए दो चीजें नहीं चाहिए, एक ही चाहिए कि सॉल्यूट होगा तो फिर वो डिफ्यूजन होगा, मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन नहीं। सॉल्वेंट जाएगा, अगर मेम्ब्रेन से जाएगा तो ऑस्मोसिस होगा, बगैर मेम्ब्रेन के जाएगा तो डिफ्यूजन होगा।
राइट या नहीं? सही से। सर ये देखें, जो चीज जो है 2-2 दफा बुक में दी हुई है, बच्चों को फिर भी याद नहीं है। चैप्टर 4 में जब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन दिया जाता है तो सेल मेम्ब्रेन के यही फंक्शन है। इससे चीजें या ऑस्मोसिस से जाती हैं, या डिफ्यूजन से जाती हैं, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाती हैं, या पाइनोसाइटोसिस जाते हैं, या फैगोसाइटोसिस से जाती हैं। यही चीजें तो पता होनी चाहिए। फिर यही दोबारा चैप्टर 14 में आएगा, जब एसेंट ऑफ सेल पढ़ाया जाएगा। तो जब तक आपको ये प्रोसेस समझ ही नहीं आएंगे तो आपने क्या हक है एसेंट ऑफ सेल समझना है? सर पढ़ा हुआ है एप्टीट्यूड हमने। टेस्ट पढ़ा हुआ है ना, तभी तो नहीं आता ना, मसला ये भी तो है ना। नहीं सर। ऑस्मोसिस का होने के लिए भाई वाटर नहीं, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, इसलिए हम वाटर नहीं कहेंगे भाई, वो तो अल्कोहल भी हो सकता है वैसे क्या। ये देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाह रहा था, ये मेरी तस्वीरें नहीं है। तस्वीर ये है कि डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट का हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। यानी देखिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पे देखें, एक हमने एक ये बॉटल है, ये क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। इसमें हमने इंक डाली तो इंक थोड़ी देर में पूरे इसमें बिखर जाएगी। प्रोसेस मिक्सिंग का है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन यहाँ पे असल में ऐसा हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल इंक के थे वो सारे इधर आ गए, फिर बिखर के पूरे इसको नीला कर दिया इन्होंने। ये प्रोसेस जो है फ्री मूवमेंट है, और इस फ्री मिक्सिंग और फ्री मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? परफ्यूम की भी एग्जांपल है, यस, परफ्यूम की भी एग्जांपल है। परफ्यूम की स्मेल फैल जाती है, वो भी डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस क्या होता है? यही मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरीके से बिखर रहे हैं, लेकिन इनके एक पाबंदी लगा दी, और वो है कि बीच में एक मेम्ब्रेन भी आ गई, जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उधर से कहते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, बीच में एक मेम्ब्रेन आ गई, मेम्ब्रेन से क्रॉस करके जा रहे हैं। लेकिन अगर ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, सॉल्यूट के नहीं, ये सॉल्वेंट के जाते हैं इसके थ्रू सेल। और ये आपसे एग्जाम में रीजन पूछा जाएगा कि सॉल्वेंट के क्यों जा रहे हैं, सॉल्यूट ने क्या कसूर किया कि वो सेल मेम्ब्रेन, ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से नहीं जा सकते? क्या आप मुझे रीजन बता सकते हैं? अच्छा, खूबसूरत प्यारा सा सल्यूट तो रीजन। जा सकते हैं ना, अभी हाइड्रा में सल्यूट ही तो जा रहे थे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। हाँ, नहीं, लेकिन जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है। उस वक्त हम क्यों नहीं कहते कि सॉल्यूट भी हो रहा होगा? कहते हैं नहीं, सॉल्यूट नहीं होगा, तो सॉल्यूट क्यों नहीं होगा? हर चीज के आपको रीजन पता होने चाहिए, तो फिर दरअसल बायोलॉजी मुकम्मल होती है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये रटा हुआ नहीं होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। भाई क्या चीज है? सर क्योंकि वाटर की सर इस रीजन का आंसर ये होगा कि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड का है, तो वो आराम से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में चला जाएगा, जबकि सॉल्यूट नहीं जा पाएगा। तो वही तो मैं वजह पूछा ना, क्यों? सर क्यों सॉल्यूट क्योंकि होता है सर जी? क्योंकि सर उनका साइज थोड़ा छोटा है। साइज, यस 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 यस, यही है साइज का ही रीजन है। क्या साइज का रीजन हुआ? साइज बड़े हैं और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साइज छोटे हैं, कि इस इसमें वजह जो से वो सुराख उनको हैं वो पार नहीं छोटे करेगा। हैं, यस। कि जो सुराख होते हैं उससे छोटी चीज जा सकती है, बड़ी नहीं जा सकती है। राइट या नहीं? राइट सर। इसी वजह से तो यही तो बस सिंपल Right, सिंपल sir. से रीजन होते हैं। बस बच्चे जो होते हैं अपने दिमाग नहीं लगाते, वो कहते हैं कौन दिमाग खर्च करे, कहें छोड़ो ना। सही है या नहीं? फिर होते हैं कि मेडिकल कॉलेज में नहीं जाते, कहते हैं इतनी अच्छी परसेंटेज आई है मेडिकल कॉलेज में, मेरा एडमिशन फिर भी नहीं हो रहा। ठीक है या नहीं? वैसे परसेंटेज तो अभी भी आपकी अच्छी है, जिसकी वजह से आप कॉलेज आ गए, सही से। लेकिन आप ये परसेंटेज डिजर्व नहीं करते। अगर वैसे ये बात मैं किसी स्टूडेंट से कहूँ तो उसको बहुत बुरा लगता है, कहते हैं सर इतनी मेहनत से हम परसेंटेज लाए, आप कह रहे हैं। भाई देखें, अगर कोई बच्चा 85 परसेंटेज लाया है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है उसको 9th और 10th 85% आती है, 15% नहीं आती है। यही है या नहीं इसका मतलब? जबकि उससे पूछें
तो उल्टा होता है, उसको 15 आती है, 85 नहीं आती। सर जब नहीं सर, ऐसी वो बात 10 ईयर असल में उसको 85 की जगह 90% आता है, इसलिए उसकी 85 आई थी। लेकिन अगर देखें किसी को भी कहो ना भाई ये तुम्हारी परसेंटेज है, यू डोंट डिजर्व दिस परसेंटेज, तो उसको बहुत बुरा लगता है। किसी के पेरेंट्स को कहें आपके बच्चे की जो ये परसेंटेज है ना, ये ठीक नहीं आई है, अल्लाह इतनी अच्छी जबरदस्त है, आप कह रहे हैं, है ही नहीं। आपको पता है जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा ना, आपको तब पता चलेगा, पता ये चलेगा। आप देखें हमारी जो बाकायदा हमारे कॉलेज की एक बाकायदा वेबसाइट बनी है, एक पेज बना हुआ है, उसमें डिफरेंट ईयर्स के रिजल्ट दिए हुए हैं कि बच्चे का मैट्रिक में क्या था, फर्स्ट ईयर में क्या था, सेकेंड ईयर में क्या था। तो दरअसल वो 80 में था बच्चा, 80 में था, वो था जब मैट्रिक से आया, 70 पहुंच गया वो जब वो फर्स्ट ईयर में आया, और 65 हो गया जब वो सेकेंड ईयर में आया। सेकेंड तो ईयर में क्या हो आया, रहा है ये क्या हो रहा है? ये फिर वो ये असल में उसको हकीकत पता चल रही है कम कि हो असल में तुम्हारी परसेंटेज ये आनी चाहिए थी बस, इसलिए अब ये सही आ रही है। अब जो आ रही है ना वो सही आ रही है, जो पहले आई थी वो जाली थी बस। ठीक है या नहीं? खैर उस पर हम बहस नहीं करते, फिलहाल हम इस पे बात करते हैं। बहरहाल वैसे ये है कि कहने का मतलब ये है कि बच्चे को मेहनत करनी चाहिए कि भाई वो अपनी परसेंटेज को मेंटेन करे, जैसे उसने पहले ली थी, जैसे भी अगर उसने मेहनत की थी तो अब भी करे मेहनत। यानी वो बाकायदा उसे प्रूफ करे कि हाँ ये वाकई मेरी अपनी मेहनत से ही आई थी और मैं दोबारा ला सकता सर हूँ। अगर जी सर अगर मैट्रिक में उसके जितने परसेंटेज आए हैं तो वो कोशिश करे कि वो या तो उतने लाए या तो उससे थोड़ा ज्यादा जी नहीं, परसेंटेज वो लाए आपको फर्स्ट पता या है सेकंड अगर ईयर। वो ज्यादा की मेहनत करेगा तो उतनी आएगी, अगर ज्यादा की मेहनत करेगा तो उतनी आएगी जितनी मैट्रिक में थी, और अगर जी मैट्रिक को मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे गिरेगा वो। तो ज्यादातर कोशिश ये करे कि ज्यादा परसेंटेज लानी है तो वो जी उतना ही आपको अब मेंटेन ये रहेगा। आपकी एफर्ट ये होनी चाहिए कि जो अब मेरी परसेंटेज आई थी इससे ज्यादा मैं लेकर आऊंगा, जी तो ताकि कम फिर से कम यही वो आएगी, मेंटेन यानी रहे। मेंटेन हो जाएगी। भाई हम्म दरअसल देखें इतना रिजल्ट का फर्क है, ये बहुत सारे हम पेरेंट्स को ही बताते हैं कि वो 90s में आ रहा है बच्चे के, जो मैट्रिक में आ रहा है 90, 91, 92, इंटर के मेरे रिजल्ट में देखेंगे 90s कहाँ आती हैं। तो इंटर में ये ना आंसर परसेंटेजेस नहीं नहीं होता। आती हैं, इतनी आसान नहीं है। इंटर में मैट्रिक में लाना हम्म बड़ी आसान है, 93, 94 भी मैंने देखी है भैया मैट्रिक के बच्चों की आती हैं। तो ये तो 94 का तो रिकॉर्ड आप पूरे हिस्ट्री देख लें, इंटर में कभी आई नहीं है किसी की। सही है या नहीं? तो ये परसेंटेजेस जो सही होती सर। हैं वो इंटर में नहीं आती, बस इतनी सी बात है। तो मैं ये बात जो है वो डिस्करेज करने की नहीं है, बल्कि लोगों को है कि भाई इनकरेज हो, कोशिश करें कि भाई मेरी अच्छी है, मेंटेन रहे। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं। जब आप एक दफ़ा लेकर आए हैं, अगर आप मतलब सिंसियरली वही काम दोबारा कर रहे हैं तो आप अब भी लेंगे। सर अगर हमारे सर आपके कहते थे कि आप सर हमारे सर कहा करते थे कि अगर आप कॉलेज में जाए ना तो प्रोफेसर जो होते हैं जो आपको पढ़ाते आप उनसे बनाकर रखें, उससे क्या उनसे होगा? सीखा करें। जो कुछ अगर प्रॉब्लम होती हो तो उनसे समझ आपने लिया बना करें के रखी? दोबारा। वो आपसे तंग नहीं होंगे, वो आपको उल्टा और समझाए। आपने बना के रखी? सर बना रहे हैं, कोशिश हो रही है, जरूर बना बनाने की के कोशिश कर रखेंगे। रहे हैं। आपसे भी सही। रखेंगे, आपसे अच्छा भी हम बना के बात कर रहे रखेंगे। थे, देखें इसमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक सिंपल से प्रोसेस होता है जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन। न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी खाना कैसे खाते हैं, गजा, ये कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस का मतलब नहीं होता कि खाना कान खाते हैं, कार्निवोरस का मतलब जो फ्लैश ईटर यानी एनिमल खाते हैं उनको हम कहते हैं कार्निवोरस। जी और ये दरअसल अपने प्रे को पैरालाइज कर देते हैं। पैरालाइज यानी मोशनलेस, पैरालिसिस वो होती है जिसको हम फालिज कहते हैं। फालिज सुना है कभी जी आपने? तो दरअसल कहते हैं इनका यस सर। मोशनलेस हो जाता है, वो इंजेक्शन लगाते हैं। कौन सा? सोने का नहीं, किसी ड्रग का नहीं, अफीम का नहीं, वही पॉइजन जो उसके निमेटोसिस्ट में होता है। तो दरअसल कहते हैं कि वो प्रे को कैसे करते हैं, स्टिंग करते हैं। स्टिंग डंग मारने को कहते हैं, जैसे कहते हैं स्नेक ये स्टिंग करता है। ये डंग कैसे मारते हैं? अपने नीडोसाइट सेल से। नीडोसाइट सेल में ऐसी क्या चीज होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, इनको निमेटोसिस्ट कहते हैं। कौन सा सिस्ट? निमेटोसिस्ट। तो ये निमेटोसिस्ट सिर्फ इस फाइलम में है और किसी फाइलम में नहीं है। ठीक है या नहीं? जी सर। सही सर। सर
सर जी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को खाते हैं बड़े वाले, जैसे व्हेल होता है तो उसको कार्निवोर कहते हैं। जी, अगर वो तो गोश्त है सर यानी ये कोई जो है ये एनिमल खाता यूनिसेलुलर, है तो उसको कार्निवोरस कहते हैं, अगर वो दरअसल प्लांट्स खाता है तो उसको हर्बीवोरस कहते हैं। और चाहे प्लांट सर वो में अगर चाहे वो यूनिसेलुलर प्लांट क्यों ना में हो वो लीव्स मसला खाता हो, नहीं चाहे है। प्लांट में फ्रूट्स खाता हो, चाहे प्लांट में सीड्स खाता हो, सब हर्बीवोरस होते हैं। तो सर जो यूनिसेलुलर एनिमल्स खाते हैं उनका नाम कोई अलग नहीं होता, वही होता है कार्निवोर, हर्बीवोर, उनके लिए ओमनिवोर। कार्निवोरस का ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। ये हम चैप्टर 12, क्या हम चैप्टर 12 पढ़ चुके हैं या नहीं? इसमें हमने तफसील से पढ़ा था। डेटरीवोर्स की जी टर्म्स सर। अलग है, सेपरोजोइक की टर्म अलग है, होलोजोइक की जी टर्म सर। अलग है। ये सारी हमने पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो, या आपको टाइम ना मिला हो तो आपने याद नहीं की हो तो फिर ये आपकी गलती है। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर जब तक आप साथ साथ याद नहीं करेंगे तो ये कभी भी याद नहीं रहेंगी। और याद उस वक्त चीज होगी जब आप उसको टाइम देंगे। अगर आप उसे टाइम नहीं देंगे तो वो कभी भी याद नहीं होगी, खुद ब खुद तो कभी भी याद नहीं होगी कोई चीज। बिल्कुल एक स्टूडेंट ने कहा सर ये जो फाइलम निडेरिया है ना ये तो मुझसे याद ही नहीं हो रहा। मैंने कहा तुमने आज याद किया था? कहने लगा नहीं याद तो नहीं किया था। कल याद किया था? नहीं कल भी नहीं याद किया था। परसों याद किया था? नहीं परसों भी याद नहीं। तो भाई खुद ब खुद तो नहीं आ जाएगा ना। कोई जादू तो कोई डिप एंड ड्रिंक चीज नहीं है कि आपने डिप किया ड्रिंक किया यू नो एवरीथिंग। भाई आज तक तो चाइनीज है वो कोशिश कर रहे थे, वो तैयार नहीं कर सके डिप एंड ड्रिंक फॉर्मूला। तो भाई ये तो आप टाइम देंगे, याद करेंगे तो याद होगा, नहीं करेंगे तो नहीं याद होगा। खुद ब खुद से तो नहीं होगा। सही बात है या नहीं? सही। जैसे कहते हैं कि दरअसल आपने वो हदीस भी सुनी हो कि अल्लाह की तरफ अगर आप एक कदम जाएं तो वो 2 कदम आता है। तो पहला कदम तो आपने लेना है। सही है या नहीं? उल्टा नहीं है कि बिल्कुल अल्लाह एक सही कदम सर। आएगा। भाई तुम्हें पहला कदम तुम्हें आगे ले जाना है, तुम एक ले जाओगे अल्लाह 2 कदम आगे आएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि तुम याद करोगे तो याद होगा, याद करोगे नहीं तो याद नहीं होगा। देखें इसीलिए कहते हैं कि देखें याद करना मेरे बस में है, यानी मेरा तरीकाकार है कि मैं याद करूं। ये फिर अल्लाह से दुआ भी करते हैं। अल्लाह से दुआ ये करते हैं कि वो याद रहे। याद तो मैंने कर लिया है, ये फाइल में या कोई भी चीज़ है, लेकिन ये याद रहेगा या नहीं फिर अल्लाह की तौफीक है। उसके अल्लाह की मदद, अल्लाह की दुआ हम मांगते हैं कि भाई ये जो मैंने याद किया था ये याद भी रहे। बाज़ों का तो ऐसा होता है कि आपने सब कुछ याद किया और आप बीच में एग्जाम टेस्ट सब कुछ दे रहे थे, सब कुछ एग्जाम में भूल गए, तो फिर क्या होगा? इसीलिए कहते हैं कि जैसे क्रिकेट के लिए भी कहते हैं क्रिकेट बाई लक होती है। आपने सुना होगा। बाई लक का मतलब ये होता है कि एक वो बैट्समैन जिसने बड़े स्कोर्स बनाए हुए हैं, हो सकता है वो 0 पे जाके आउट हो जाए। जी होता है ऐसा या नहीं? जी सर। होते सर। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखिए ट्रक का ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर क्या वो कभी एक्सीडेंट नहीं करता? या बस के ड्राइवर एक्सीडेंट नहीं करते? वो कितने एक्सपर्ट होते हैं कि वो तो हर वक्त यही काम कर रहे हैं। तो बस का ड्राइवर तो हर वक्त बस चला रहा है, सुबह शाम है, डेली उसका यही काम है। तो क्या वो इतना एक्सपर्ट हो चुका है वो तो कभी एक्सीडेंट ही नहीं करेगा? एक्सीडेंट तो उससे भी हो जाता है या नहीं? जी सर। तो यहाँ पे ये कहना कि भाई वो मैंने याद कर लिया, ओ बस अब तो मुझे याद ही रहेगा, तो भाई दिस इज नॉट समथिंग। इसके लिए आपको फिर इसके लिए आपको जो है वो अल्लाह से दुआ करनी पड़ेगी कि मुझे याद रहे, तो याद रहेगा। फिर अल्लाह से दुआ करें, वाकई दिल से करें ना, तो फिर याद रहेगा। लेकिन अगर आप याद करें ही नहीं और कहें फिर भी याद हो जाए तो फिर तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे दरअसल देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि जो टेंटिकल्स होते हैं इसमें न्यूमेरोसिस्ट होते हैं, वो कैप्चर करते हैं। इसमें ये जो खास किस्म के न्यूमेरोसाइट्स हैं, इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जिनको न्यूमेरोसिस्ट कहते हैं। इसमें ये पूरा थ्रेड है जो बाहर निकल आएगा, और ये जो बार्ब्स हैं इसके या इसके स्पाइंस हैं, इससे ये पैरालाइजिंग पॉइजन इंजेक्ट कर लेते हैं। व्हाई नॉट किलिंग पॉइजन? आपको पता है जब रीजन पूछा जाएगा तो कहते हैं ये पैरालाइजिंग पॉइजन है, ये पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज का मतलब है मोशनलेस कर देता है। ये जो स्टिंगिंग है ये किलिंग नहीं है, किलिंग। किलिंग क्यों नहीं करता? ये मार नहीं देता। मार नहीं देता इसलिए कि बाद में इसको भी तो खाना है इसको। ये जब ये मारेगा तो फिर इसको खाएगा भी ना, या नहीं? तो पॉइजन तो उसकी बॉडी में चला जाएगा। इसलिए ये सिर्फ इसको मोशनलेस का इंजेक्शन लगाते हैं कि ताकि वो हिले नहीं, उससे टेंटिकल पकड़े और आराम से मुंह में डालें। सही है या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है कि जो बच्चे होते हैं ना वो आराम से इंजेक्शन नहीं लगवाते, उनको जबरदस्ती पकड़ना पड़ता है, पकड़े फिर इंजेक्शन लगता है। यहाँ पर भी ऐसी है कि ये जो
ये जो अमीबा है या कोई सीलेंट्रेट आ जाए, कोई सीलिएटेड आ जाए, तो वो आराम से इंजेक्शन तो नहीं लगवाएगा, तो इसको पकड़ना पड़ेगा। तो पकड़ने के लिए धागा, ये पकड़ने का लिए धागा, और फिर इसमें इंजेक्ट कर देंगे ताकि ये मोशनलेस हो जाए, वहीं पे बेहोश हो जाए, तो फिर इसको खा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कार्निवोरस एनिमल होते हैं, पैरालाइज करते हैं अपने प्रे को स्टिंगिंग स्ट्रक्चर से और स्टिंगिंग सेल से, और इन स्टिंगिंग सेल को न्यूरोसाइट्स कहते हैं। अगर देखिए ये सारी चीज़ें आप समझ लें तो आप ये अपनी वर्डिंग में, ओन वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझे नहीं तो फिर रटने से कोई काम नहीं होगा। अब हम फॉर्म्स की बात करते हैं। ये एग्जामिनेशन फॉर्म की बात नहीं की जा रही है, कहेंगे एग्जामिनेशन के फॉर्म। कहते हैं कि एनिमल की दो फॉर्म्स हैं, यानी दो शक्लें हैं। कौन सी दो फॉर्म? एक को कहते हैं पॉलिप, दूसरे को कहते हैं मेड्यूसा। एक को कहते हैं पॉलिप, दूसरे को कहते हैं मेड्यूसा। जो ट्यूब जैसे होते हैं उनको पॉलिप कहते हैं, जो कप जैसे होते हैं उनको मेड्यूसा कहते हैं। जो किस जैसे होते हैं, जो ट्यूब जैसे होते हैं उनको पॉलिप कहते हैं, और जो कप जैसे होते हैं उनको मेड्यूसा कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखें तो आपको ये बात पता चलेगी, कि इनमें क्या फर्क है पॉलिप और मेड्यूसा में। मैंने आपको ये बताया कि ये है पॉलिप, जैसे हाइड्रा होते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पॉलिप, और ये जो है ये मेड्यूसा लिखा हुआ है, मेड्यूसा। अगर आप में देखें इनका माउथ कहाँ पर है, इनका माउथ ऊपर है, और इनका माउथ देखें नीचे है। सही है या नहीं? पहला फर्क ये है कि इनकी शक्ल में फर्क है। जो पॉलिप होते हैं वो ट्यूब जैसे होते हैं, और जो मेड्यूसा होते हैं वो कप जैसे होते हैं, कप या सॉसर जैसे होते हैं। दूसरा फर्क, इनका माउथ अपवर्ड होता है, इनका माउथ डाउनवर्ड होता है। तीसरा फर्क, ये फिक्स्ड रहते हैं, फिक्स्ड, कहीं जाके फिक्स होते हैं, यानी सिसाइल होते हैं। ये मोटाइल होते हैं, यानी मूव भी कर सकते हैं, दे कैन मूव। एग्जाम्पल है इसकी हाइड्रा, एग्जाम्पल है इसकी जेलीफिश, एग्जाम्पल है इसकी हाइड्रा, एग्जाम्पल है इसकी जेलीफिश। क्या ये आपको दो बातें समझ आई या नहीं? यस सर। जी सर। एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में कहते हैं राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा। पॉलिप और मेडूसा के 3 फर्क लिखे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं फर्क। क्या कि दरअसल क्या है कि निडेरियन जो होते हैं इनकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक को हम पॉलिप कहते हैं, दूसरे को हम मेडूसा कहते हैं। पॉलिप में कि पॉलिप ट्यूबुलर होते हैं, जबकि मेडूसा अम्ब्रेला शेप के होते हैं। अम्ब्रेला किसे कहते हैं? छतरी जैसे, यानी अम्ब्रेला शेप के होते हैं। दूसरा, ये सिसाइल होते हैं, यानी फिक्स रहते हैं, जबकि ये फ्री स्विमिंग होते हैं, ये तैर सकते हैं। ये न्यूट्रिटिव ज़ोइड है, इनका काम सिर्फ खाना है। ये रिप्रोडक्टिव टॉयज है, इनका काम रिप्रोडक्शन है। इनमें माउथ अपवर्ड होता है, इनमें माउथ डाउनवर्ड होता है। इनकी एग्जाम्पल हाइड्रा है, इसकी एग्जाम्पल जेलीफिश है। किसकी एग्जाम्पल है? मेडूसा देखिए और ये पॉलिप की। क्या मैंने 4 डिफरेंस लिख दिए या नहीं लिख दिए, ये मुझे बताएं। आर दीज 4 डिफरेंसेस? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये नोट्स में लिखे हुए 4 डिफरेंस। एग्जाम में दे दें शॉर्ट क्वेश्चन में, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन मेडूसा एंड पॉलिप। सर आपने तो 2 लाइनों में लिखे हैं, हमें कहने हैं 4 लिखे हैं। भाई ये 2 लाइनों में 4 डिफरेंस ही लिखे हैं। मूवमेंट तो दोनों कर सकते हैं। नहीं, हाइड्रा मूव नहीं करता, हाइड्रा मूव नहीं करता, वो फिक्स रहता है। मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि हाइड्रा बेचारा फिक्स रहता है, मूव नहीं करता। क्या नहीं करता? मूव नहीं करता। और ये दरअसल कहते हैं कि हाइड्रा जैसे एनिमल जो होते हैं बददुआओं पे गुजारा करते हैं। किस पे? बददुआओं पे। ये बददुआ किसे कहती हैं? ये देखिए ये हाइड्रा है, ये देखिए ये एक पौधा है, इसके ऊपर ये चिपका हुआ है, चिपकू होते हैं ये। जबकि जेलीफिश आराम से तैर सकती है, जहाँ पे जाना चाहे जा सकती है। जबकि हाइड्रा जो है, इसके खुद कोई एनिमल आए तब तो ये खाता है, ये जाके नहीं खा सकता। जेलीफिश का ये फायदा है कि ये खुद जाके भी खा सकती है। सामने देखे कि ओ अच्छा ये आ रहा है, ओ चलो भाई इसको पकड़ते हैं। ये जाके इसको पकड़ सकती है, आ सकती है, जा सकती है। और या कोई इसको खाने के लिए आए तब भी तो ये बस, मतलब जो फिश वगैरह होती हैं उनको खा लेती हैं, तो वो उनसे फिश से बचने के लिए ये तैर के दूर चली जाती हैं। इनके साथ ये एडवांटेज है। लेकिन हाइड्रा जैसों के साथ, बेचारों के साथ, कि भाई कोई आए, यानी ये दुआओं पे ज़्यादा काम करते हैं,
या तो ये बदुओं पे काम करते हैं कि जी फलानी फिश बन जाए या ये बन जाए, तो फिर जेली फिश में बेसल डिस्क नहीं होती, इसमें होती है बेस पे डिस्क, बेसल डिस्क। सही है या नहीं? क्या ये 4 डिफरेंस आपको समझ आ गए या नहीं? सबस्ट्रेट एंड सरफेस को कहते हैं जिससे वो चिपके हुए होते हैं। ठीक या नहीं? ठीक क्या सर। ये 4 डिफरेंस हमने पढ़े हैं? यस सर। Yes, sir. तो आप बता भी सकते होंगे। Yes, sir. अभी तक जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े हैं, अगर हम उनको रिव्यू तो हमें कोई बात समझ आएगी कि पहला कैरेक्टर जो हमने निडेरियंस के बारे में पढ़ा कि दरअसल कहते हैं कि इनका ये नाम निडेरियंस इसलिए रखा हुआ है कि इसमें नीडोसाइट स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं और इनको हम सर्जी पॉलिप का एग्जाम्पल हाइड्रा है, यस पॉलिप की एग्जाम्पल हाइड्रा है, यस। हाँ, तो बात ये हो रही थी क्या कि इसमें जो है फाइलम में का नाम निडेरिया इसलिए रखा गया है, इसमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको न्यूरोब्लास्ट कहते हैं और वो स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उन स्ट्रक्चर को नेमेटोसिस्ट कहते हैं जो प्रे को कैप्चर करने के लिए यानी प्रेडेटर्स के तौर पे हंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और सीलेंट्रेटा इसलिए कि इसमें सीलेंट्रॉन मौजूद होती है, इसलिए इनको सीलेंट्रेट कहते हैं। आमतौर पे दरअसल कहते हैं कि ये क्या होते हैं, सिसाइल होते, आमतौर पे ये फ्रेश वाटर सॉरी मेरीन वाटर में रहते हैं, लेकिन हाइड्रा जो होता है वो फ्रेश वाटर में रहता है। सही या नहीं? फिर स्टेटस के लिहाज से ये मल्टी सेलुलर हैं और इसमें सेल्स अरेंज होते हैं, इसलिए हम इनको यू मेटाजोन्स कहते हैं। ओरिजिन के लिहाज से कहते हैं कि 3 एवोल्यूशनरी लाइंस हैं, उन 3 में से किसी एक से निडेरियंस डेवलप हुए हैं। सही है या नहीं? इनके जो डायग्नोस्टिक फीचर हैं उनमें फीचर्स में ये कि इसमें नीडोसाइट्स होते हैं और किसी में नहीं होते, डिप्लोप्लास्टिक होता है और कोई डिप्लोप्लास्टिक नहीं होता। इनकी 2 फॉर्म्स हैं, पॉलिप और मेडुसा, और किसी में नहीं होती। और इनकी 9000 स्पीशीज हैं। और इस तरीके से हैबिटेट के लिहाज से कि ये ज़्यादातर यानी मोस्टली मेरीन है, सिर्फ एक जो है हाइड्रा वो क्या होता है, फ्रेश वाटर में रहता है। ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, इनमें सेल की 2 लेयर्स होती हैं, आउटर को हम एक्टोडर्म और इनर को एंडोडर्म कहते हैं। और इसके अंदर जो नेक्स्ट बात है वो ये कि इन दोनों के दरमियान एक जेली होती है जिसको मीसोग्लिया कहते हैं, जिससे एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपस में स्टिक होते हैं। इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो होती है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। सीलेंट्रॉन इनकी बॉडी कैविटी भी है, इसकी ओपनिंग होती है माउथ, जो कि माउथ और एनस दोनों का काम करती है, यानी इंजेशन और इजेशन का काम करती है। और इस तरीके से इसमें जो है इसके अंदर कोई बॉडी के सिस्टम नहीं होते, ना रेस्पिरेटरी, ना सर्कुलेटरी, ना एक्सक्रीटरी। और इसके अंदर दरअसल कहते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, बल्कि नर्व नेट होते हैं या न्यूरॉन्स का पूरा जाल होता है बॉडी में। इसी तरीके से इनमें जो न्यूट्रिशन है वो एक प्रोसेस से पूरी न्यूट्रिशन है तो सॉरी इनमें जो रेस्पिरेशन है और एक्सक्रीशन है वो एक प्रोसेस से पूरी हो जाती है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। न्यूट्रिशन के लिए इनमें ये कार्निवोरस हैं और स्टिंगिंग सेल ये प्रे जो है उनको यूज करते हैं। राइट। फिर जैसे कहते हैं इनकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक पॉलिप और मेड्यूसा। ये हो गए 9 कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पॉलिप होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं, जबकि मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप के होते हैं। पॉलिप सिसाइल होते हैं, जबकि ये फ्री लिविंग होते हैं। ये न्यूट्रिटिव्स वाइज यानी फीडिंग का काम ज्यादा करते हैं, जबकि रिप्रोडक्शन का काम जो होते हैं वो मेड्यूसा करते हैं। इनमें माउथ अपवर्ड होता है पॉलिप में, और जबकि मेड्यूसा में डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड यानी नीचे की साइड पर होता है। शर्मिंदगी की वजह से ये मुंह नीचे रखते हैं? नो, ऐसी बात नहीं है कि इनका मुंह नीचे इसलिए नहीं होता कि शर्मिंदगी की वजह है। असल में ये चीजें वो खा रहे होते हैं जो ऊपर से आ रही होती हैं, इसलिए इनका मुंह ऊपर है। और ये खुद से फीड कर सकती हैं, इसलिए इनका मुंह नीचे है, शर्मिंदगी की वजह से नहीं है। राइट या नहीं? राइट सर। तो हमारी क्लास में 10 मिनट्स रह गए हैं, तो इनके 10 मिनट्स में हम 10th पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 10, इजेशन कहाँ से होता है? माउथ से होता है। हाइड्रा में भी और जेलीफिश में भी देखें, दोनों में माउथ मौजूद है। अगर आप अपनी आईज यूज करें तो ये देखिए माउथ इसमें भी मौजूद है, माउथ इसमें भी। यही तो मैंने माउथ का डिफरेंस तो बता रहा था, मुंह पर और मुंह नीचे, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसी चीज को कहते हैं। दरअसल कहते हैं कि फॉर्म्स के बाद फिर नंबर 10 है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कि ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल हैं, और रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कैन बी डिवाइडेड बाय मोर देन वन प्लेन इनटू इक्वल हाफ।
कि दरअसल कहते हैं हम इन्हें एक प्लेन से ज़्यादा बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप स्टारफिश को देखें, स्टारफिश को यू कट करें तब भी इक्वल, यू कट करें तब भी इक्वल, यू कट करें तब भी इक्वल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी प्लेन से कट करने से इक्वल होते हैं उनको हम रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि उनका नाम रेडियली सिमेट्रिकल क्यों रखा। रेडियल का मतलब होता है रेडियस। शायद आपने कभी पढ़ा हो कि सर्कल में जो सेंटर से कॉर्नर तक का डिस्टेंस होता है इसको रेडियस कहते हैं। सेंटर से कॉर्नर रेडियस, सेंटर से कॉर्नर रेडियस, सेंटर से कॉर्नर रेडियस, सेंटर से कॉर्नर, इसके तमाम रेडियाए बराबर हैं। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सेम, इनके तमाम रेडियाए आर सेम, इसलिए हमने कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। ये जो हाउस फ्लाई है इसको सेंटर से कट करेंगे तब तो ये इक्वल हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसे यूं कट करेंगे तो इक्वल नहीं होगी। आईज और हेड ऊपर रह गई हैं, बॉडी नीचे रह गई है। अगर हम इसे यूं कट करेंगे तब भी इक्वल नहीं होगी। तो ऐसे एनिमल जो सिर्फ एक प्लेन से, जस्ट वन प्लेन से इक्वल हो जाते हैं, जैसे इसमें वर्टिकली यूं डिवाइड करें तब तो ये इक्वल हो रहे हैं, लेकिन इसे यूं डिवाइड करें, यूं डिवाइड करें, यूं डिवाइड करें, यूं डिवाइड करें, ये सब में डिवाइड हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। सिर्फ दो फाइलम ऐसे हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, एक निडेरियन और एक आखिरी इनवर्टिब्रेट फाइलम, इसका नाम इकाइनोडर्मेटा है। दोनों की तस्वीरें यहाँ पे मौजूद हैं। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है और जेलीफिश जो है वो रेडियली से बिलोंग करती है। क्या आपको रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब समझ आया? जी सर। सिमेट्री के लिहाज से तीन किस्म के एनिमल होते हैं। अकॉर्डिंग टू सिमेट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल। 3 सिमेट्रीज हैं। एक को कहते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब विदाउट एनी सिमेट्री, इसे किसी भी एंगल से कट करें तो ये इक्वल नहीं होते, ये नेवर डिवाइड इक्वली, उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल, जैसे कि हैं स्पंजेस। दूसरे होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, अगर उसे यूं कट करें तब भी इक्वल, यूं कट करें तब भी इक्वल, उन्हें हम कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। अगर हम इसे सिर्फ सेंटर से तो इक्वल कट कर सकते हैं और नहीं, उसे कहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। एग्जाम में मीनिंग पूछते हैं, व्हाट डज द वर्ड बायलैटरली सिमेट्रिकल मीन? बायलैटरली सिमेट्रिकल, बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होता है टू, जैसे हम कहते हैं ना, कहते हैं या नहीं बाई का वर्ड? लेटरल किसे कहते हैं? लेटरल कहते हैं साइड को। बाय यानी टू, लेटरल का मतलब होता है साइड, सिमेट्रिकल का मतलब होता है सेम, जिसकी दो साइड सेम, जिसकी सिर्फ दो साइड सेम। ये दो साइड कौन सी हैं? राइट साइड और लेफ्ट साइड। अगर इसे यूं देखें, राइट और लेफ्ट में डिवाइड करें तब तो ये इक्वल हो रहा है, ये एक प्लेन से इक्वल हो रहा है, उसे कहते हैं बाय लेटरली सिमेट्रिकल। बाई का मतलब है टू, लेटरल का मतलब है साइड, सिमेट्रिकल नहीं है, सेम। सिमेट्री का मतलब होता है सेम होना। सही है या नहीं? जो सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड हो जाता है उसे हम कहते हैं बायलैटरली, और जो मोर देन वन प्लेन से डिवाइड हो सकते हैं उसे कहते हैं रेडियली। इंसान क्या है? तो इंसान बायलैटरली सिमेट्रिकल है। इंसान, बाकी सारे फाइलम, आप पहला फाइलम स्पंजेस एसिमेट्रिकल, दूसरा फाइलम निडेरियंस बायलैटरली सिमेट्रिकल, बाकी सारे बायलैटरल है। उसके बाद अर्थवॉर्म यानी एनिलिडा, या इंसेक्ट्स यानी आर्थ्रोपोडा, या मुलस्का, सब के सब बाकी, लेकिन लास्ट में इकाइनोडर्मेटा जो रेडियली सिमेट्रिकल है। इस तरह से याद रखना मुश्किल होगा या आसान होगा कि कौन से बायलैटरल हैं, कौन से एसिमेट्रिकल हैं, कौन से रेडियली सिमेट्रिकल हैं? याद रखना आसान होगा या मुश्किल? आसान होगा सर। आसान होगा सर। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी के अंदर जो स्पेस होती है उसको हम सीलेंट्रॉन कहते हैं, या जिसका दूसरा नाम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसका तीसरा नाम गैस्ट्रोसील है, चौथा नाम गट है, गट।
एक ही के कई नाम हैं। इसकी बॉडी कैविटी को सीलेंट्रॉन कहते हैं, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, इसको गैस्ट्रोसील कहते हैं। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक और सील का मतलब होता है सीलोम की शॉर्ट फॉर्म यानी कैविटी। और गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, वेस्कुलर यानी ट्यूब लाइक स्टमक, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सही या नहीं? सही। यहाँ पे दरअसल कहते हैं सिमेट्री के बाद इनके लार्वा की बात है, 11वां पॉइंट। सिमेट्री में मैंने आपको बताया कि इनकी सिमेट्री क्या होती है, इनकी सिमेट्री रेडियली सिमेट्रिकल होती है। एग्जाम में आपको पता है जब भी कोई टर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसके मीनिंग भी लिखने पड़ते हैं कि भाई रेडियली का मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ बाय मोर देन वन प्लेन, कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ बाय मोर देन वन प्लेन, जो उसे एक से ज्यादा प्लेन में इक्वली डिवाइड किया जा सकता है, ऐसे एनिमल को रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं। कहते हैं इनके लार्वे का नाम क्या है, इनके लार्वे का नाम है प्लेन्यूला। कैसा होता है प्लेन्यूला? प्लेन्यूला ओवर्ट शेप का होता है। ओवर्ट का मतलब है अंडे की शेप का। दूसरा होता है सीलिएटेड होता है, इसके चारों तरफ सीलिया होते हैं और ये फ्री लिविंग होता है। चूंकि सीलिया होते हैं, सीलिया से ये तैर सकते हैं। ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब मोटे नहीं होते बल्कि मूव कर सकते हैं और इसका नाम है प्लेन्यूला। एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में एमसीक्यू देते हैं और लिखते हैं विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्लेन्यूला लार्वा। क्या बात प्लेन्यूला के बारे में सही नहीं है? क्या ये ओवॉइड यानी ओवल शेप का नहीं होता? होता है। क्या ये सीलिएटेड होता है? यस। ये फ्री लिविंग होता है? यस। क्या ये मोटाइल है? यस। अगर इसमें कोई वर्ड आ गया कि ये सिसाइल है तो वो सही नहीं होगा। अगर ये आ गया कि वो स्क्वायर शेप का होता है तो ये सही नहीं होगा। अगर वो आ गया कि ये रेक्टेंगुलर शेप का है तो ये सही नहीं होगा। सही है या नहीं? सही। तो बच्चों ने इस तरह से पॉइंट याद करने हैं प्लेन्यूला। एग्जाम में आता है 1 मार्क का क्वेश्चन और वो होता है डिफाइन प्लेन्यूला। बच्चा डिफाइन करता है प्लेन्यूला इज द लार्वा ऑफ फाइलम निडेरिया। बच्चे को मार्क्स मिलते हैं 0.2। सर ये क्या हुआ? ये 0.2 तुम्हें मिले? सर 0.2 क्यों मिले? मैंने गलत लिखा है क्या? ये प्लेन्यूला निडेरिया का लार्वा नहीं है? तो 0.2 क्यों दिए हैं? तो यही तो सिर्फ इतनी सी बात तो नहीं है, और भी तो इसके मुतालिक कुछ है। क्या आपको ये भी बताना है इसकी शेप ओवल, ये पूछते हैं इसमें सीलिया होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, ये सारी बातें बताएंगे तब आपको मिलेंगे पूरे नंबर। डेफिनेशन इसी को कहते हैं। सर हाइड्रा तो मूव नहीं कर सकता ना, तो उसका लार्वा जो होगा वो कैसे मूव कर सकता है? भाई ये कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर लार्वा वो खुद न मूव करता हो तो उसका लार्वा भी मूव नहीं करता। अगर उसका लार्वा ना मूव करता तो हाइड्रा तो बस सिर्फ एक ही जगह होते, दूसरी जगह तो होते ही नहीं। तो दरअसल कहते हैं कि अल्लाह ने कुछ सिस्टम रखा हुआ है। वो सिस्टम ये रखा हुआ है कि इसका लार्वा होता है, इसमें सीलिया होते हैं और वो फिर जगह पहले तलाश करते हैं कौन सी अच्छी जगह है, पहले मैं वहां जाऊं, वहां जाके सेट हो जाऊं, फिर उसके बाद वो अपनी लाइफ सही स्टेशनरी गुजारता है। ठीक समझ आ गया। सही है या नहीं? वरना सर- अगर ऐसा ना होता सही तो फिर हाइड्रा तो बस एक ही जगह होता है, इधर 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 इधर, बस पूरी दुनिया में कहीं होता ही नहीं और कहीं पे। क्या होता है या नहीं भाई? वो तो चल ही नहीं सकते, तो वो तो सारी बातें कहाँ जाएंगे, वो तो जाएंगे नहीं। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं? आर यू गेटिंग समझ माई आ गई। पॉइंट और नॉट? यस।